नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया एक सीक्रेट कोड में बात करती है? जी हाँ, वो कोड है केमिस्ट्री। और आज हम इसी कोड के सबसे एक्साइटिंग हिस्से यानी केमिकल रिएक्शंस को डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, खाना पकाना, लोहे पर जंग लगना और यहाँ तक कि हमारा सांस लेना, इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? ये सब देखने में तो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं, है ना? पर इन सब के पीछे एक ही जबरदस्त साइंटिफिक प्रोसेस काम कर रहा है। दूध का खट्टा हो जाना, अंगूर का फर्मेंट होना, खाना जो हम पकाते हैं और फिर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ये सब के सब केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जहाँ कोई एक चीज पूरी तरह से एक नई चीज बन जाती है और आज हम सब मिलकर इसी बदलाव के कोड को क्रैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस रोजमर्रा के केमिकल मैजिक के पर्दे के पीछे आखिर साइंस क्या है, मतलब एक केमिकल चेंज में एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे जरूरी बात, केमिकल रिएक्शन है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीजें जिनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक आपस में मिलती हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं। और ये जो नई चीज बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। सोचिए, आपने आटा, चीनी, अंडे लिए, ये हुए आपके रिएक्टेंट्स। इन सबको मिलाकर क्या बना? एक बिल्कुल नई चीज, केक। ये है प्रोडक्ट। अब केक में ना आटे का टेस्ट है ना अंडे का, उसकी पहचान, उसके गुण सब कुछ बदल गए। बस यही है केमिकल रिएक्शन। ओके, ये तो समझ आ गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके लिए ना हमें थोड़ी देर के लिए डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमें कुछ खास क्लूज यानी सुराग ढूंढने होंगे। तो रेडी है? तो ये रहे हमारे क्लूज। अगर किसी प्रोसेस में सब्सटेंस की स्टेट बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या फिर रंग बदल जाए, हो सकता है उसमें से कोई गैस निकलने लगे, या टेम्परेचर में बदलाव आए, मतलब चीज ठंडी या गर्म हो जाए, और आखिरी, अगर कोई सॉलिड चीज बन जाए जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाइए वहां एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। एक साइन भी काफी है। तो एक बार हमने रिएक्शन पहचान लिया, तो अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है उसको लिखना। और इसके लिए केमिस्ट्स एक बहुत ही कूल सीक्रेट कोड यूज करते हैं। एक ऐसा कोड जो लंबे चौड़े शब्दों को छोटे छोटे पावरफुल सिंबल्स में बदल देता है। सबसे पहले आती है वर्ड इक्वेशन। ये बिल्कुल सीधा साधा तरीका है। लेफ्ट साइड पे लिखो रिएक्टेंट्स के नाम, राइट साइड पे लिखो प्रोडक्ट्स के नाम, और बीच में लगा दो एक तीर यानी एरो। सिंपल। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझने के लिए आसान है, नो डाउट, पर साइंटिस्ट्स को ना कुछ इससे भी तेज और यूनिवर्सल चाहिए था। और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं स्केलेटल इक्वेशन पर। अब यहाँ हम नाम नहीं, उनके केमिकल सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2। इससे इक्वेशन छोटी हो जाती है, प्रोफेशनल लगती है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये जो इक्वेशन है ना, ये बैलेंस्ड नहीं है। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नियम, द लॉ ऑफ बैलेंस यानी संतुलन का नियम। ये समझ लीजिए कि ये वो एक रूल है जो हर केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसको हम केमिस्ट्री का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। तो ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ना तो कोई नई चीज पैदा कर सकते हैं और ना ही किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। जितना माल मसाला शुरू में डालेंगे उतना ही आखिर में मिलेगा, बस उसका रूप, उसका फॉर्म बदल जाएगा। कुछ भी गायब नहीं होता। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। जो एरो है ना, उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका टोटल मास एरो के राइट साइड पे बने प्रोडक्ट्स के टोटल मास के हमेशा बराबर होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल। और ये तभी हो सकता है जब हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी गिनती दोनों तरफ लेफ्ट और राइट एकदम सेम हो। तो इसका मतलब साफ है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन यानी जो स्केलेटल इक्वेशन थी वो बस एक अधूरा सा आइडिया है, एक कच्चा पक्का ख्याल। जबकि एक बैलेंस्ड इक्वेशन वही उस रिएक्शन की पूरी कहानी बताती है, वही असली साइंटिफिक सच है। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई, अब आते हैं असली काम पर। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं।
ये रहा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। चलो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आयरन और पानी का रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप, स्केलेटल इक्वेशन लिख लो। अब स्टेप 2, दोनों तरफ एटम्स गिनो। लेफ्ट में 1 आयरन, राइट में 3। अनबैलेंस्ड, लेफ्ट में 1 ऑक्सीजन, राइट में 4। फिर से अनबैलेंस्ड। तो अब शुरू करते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। राइट में 4 है तो लेफ्ट में H2O के आगे 4 लगा देते हैं। पर इससे हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। लेफ्ट में 8 हाइड्रोजन हो गए। तो चलो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। राइट साइड में H2O के आगे भी 4 लगा देते हैं। परफेक्ट। अब बचा सिर्फ आयरन। राइट में 3 है तो लेफ्ट में Fe के आगे बस एक 3 लगा दो एंड वी आर डन। आखिरी स्टेप, फाइनल चेक। सब कुछ गिनो, दोनों तरफ सब एटम्स बराबर हैं, मतलब हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। ध्यान से सुनिए। बैलेंसिंग करते टाइम फॉर्मूला के अंदर जो छोटे नंबर्स होते हैं ना, यानी सबस्क्रिप्ट्स, जैसे H2O में 2, उनको कभी, आई रिपीट, कभी नहीं बदलना। क्योंकि अगर आपने H2O को H2O2 बना दिया तो वो पानी नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। पूरी चीज ही बदल जाएगी। हमें सिर्फ फॉर्मूला के आगे जो बड़े नंबर्स लगाते हैं ना, जिनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं, सिर्फ उनको ही चेंज करना है। अच्छा, अब इस सीक्रेट कोड को ना और भी पावरफुल बनाते हैं। कैसे? इन फिजिकल स्टेट सिंबल से। छोटे से ब्रैकेट में S लिखा हो तो मतलब है सॉलिड यानी ठोस, L लिखा हो तो लिक्विड, G मतलब गैस और AQ का मतलब है एक्वस यानी कोई ऐसी चीज जो पानी में घुली हुई हो। इनको ऐड करने से हमारा कोड और भी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। तो जब हम सब कुछ एक साथ जोड़ देते हैं, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन और ये फिजिकल स्टेट सिंबल्स, तो हमें मिलती है एक फाइनल फुली लोडेड सुपर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन। ये अब हमें पूरी कहानी बता रही है कि सॉलिड आयन ने गैस यानी भाप के साथ रिएक्ट किया और उससे बना सॉलिड आयन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखा, पूरी इन्फॉर्मेशन एक लाइन में। तो अब जब केमिस्ट्री की ये सीक्रेट लैंग्वेज पढ़ना और लिखना आ गया है, तो सोचिए आसपास की दुनिया में और कितने राज खोले जा सकते हैं। अब हर बदलाव एक जादू या पहेली नहीं लगेगा, बल्कि एक कोड लगेगा जिसे अब डिकोड करना आता है। तो बस जाइए और खोजिए। नमस्ते। केमिकल रिएक्शंस, ये शब्द सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, पर असल में ये हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, लोहे में जंग लगने से लेकर हमारे सांस लेने तक। तो चलिए आज इन रिएक्शंस के पीछे छिपे बहुत ही सिंपल पैटर्न्स को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल, कभी सोचा है कि लोहे की नई कील पर तो जंग लग जाता है, पर घर में रखा चांदी का चम्मच सालों साल वैसे का वैसा ही रहता है? ऐसा क्यों? इसका जवाब यकीन मानिए केमिस्ट्री के सिर्फ 5 सरल पैटर्न्स में छिपा है। आज हम इन्हीं का राज खोलने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। इसे एक तरह की चीट शीट समझ लीजिए। ये है वो 5 मुख्य प्रकार के रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रीडॉक्स। हम एक एक करके इन सबको आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 ऐसे रिएक्शंस की जो एक दूसरे के बिल्कुल मतलब एकदम ऑपोजिट हैं। एक में होता है जुड़ना और दूसरे में होता है टूटना। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन को आप एक मिलन की तरह सोचिए। बहुत सिंपल है। 2 या उससे ज्यादा चीजें, मान लीजिए A और B, साथ आती हैं और एक नई चीज AB बन जाती है। और इसका ठीक उल्टा, वो है डिकॉम्पोजिशन या वियोजन। इसे एक ब्रेकअप की तरह समझिए। यहां एक ही चीज AB टूटकर वापस A और B में अलग हो जाती है। अब देखिए, जब चीजें जुड़ती हैं तो अक्सर एनर्जी निकलती है, गर्मी बाहर आती है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। इसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है। एक्सो मतलब एग्जिट, यानी हीट का बाहर निकलना। जैसे कभी बिना भुजे चूने में पानी डाला हो तो देखा होगा कि बर्तन एकदम गर्म हो जाता है, बस वही है ये। और जैसा हमने कहा, टूटने के लिए यानी डिकॉम्पोजिशन के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी 3 तरह की हो सकती है। एक, गर्मी या हीट देकर, जिसे कहते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन। दूसरा, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। और तीसरा, रोशनी या लाइट से, ये है फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन। यहां एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। पता है, पुराने जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी, वो इसी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के सिद्धांत पर काम करती थी। सिल्वर क्लोराइड धूप के संपर्क में आते ही टूट जाता है, और यही वजह है कि इसे हमेशा गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि रोशनी से बचा रहे।
चलिए, जुड़ना और टूटना तो हो गया। अब आते हैं एक थोड़े कंपटीशन वाले रिएक्शन पर। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। यहाँ पर थोड़ी दादागिरी चलती है। तो डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? एक ज़्यादा रिएक्टिव यानी ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से कह सकते हैं धक्का मारकर हटा देता है। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है सीट स्नैचर एनालॉजी। सोचिए, कोई ताकतवर आया और कमज़ोर वाले को उठाकर उसकी सीट ले ली। इसका एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो शायद स्कूल में किया भी हो। एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होता है? नीला रंग फीका पड़कर हल्का हरा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर सीट स्नैचर है। उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। तो सवाल यह है कि यह ताकत का फैसला कौन करता है? इसके लिए एक रूल बुक है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जैसे यहां देखिए, जिंक सबसे पावरफुल है, फिर आयरन, फिर लेड और फिर कॉपर। रूल बहुत सिंपल है, जो लिस्ट में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को उसकी जगह से हटा सकता है। ओके, तो अभी हमने सीट छीनने वाला रिएक्शन देखा, लेकिन क्या हो अगर जबरदस्ती की जगह आपसी समझौते से अदला बदली हो? जी हां, ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं। इन्हें कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन। इसे एक तरह के पार्टनर स्वैप डांस की तरह समझिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस आयंस की शांतिपूर्ण अदला बदली। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एक बहुत बड़ी पहचान है प्रेसिपिटेट का बनना। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है? मान लीजिए आपने दो बिल्कुल साफ सॉल्यूशंस को मिलाया और अचानक से उनके अंदर एक सॉलिड चीज बन गई जो घुल नहीं रही है। बस वही है प्रेसिपिटेट। इसे इक्वेशंस में एक नीचे की ओर इशारा करते हुए तीर से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी टाइप पर। अक्सर लोगों को यह थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नाम है रीडॉक्स। लेकिन घबराइए नहीं, इसे समझने का एक इतना आसान तरीका है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले रेडॉक्स। नाम ही दो शब्दों से बना है, रेड से रिडक्शन और ओएक्स से ऑक्सीडेशन। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और रिडक्शन ठीक इसका उल्टा है, या तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये रही वो मैजिक ट्रिक। इसे याद रखने के लिए बस एक फ्रेज याद रखिए, ऑयल रिग। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिग का मतलब रिडक्शन इज गेन। हम यहां हाइड्रोजन के हटने, लॉस और जुड़ने, गेन की बात कर रहे हैं। बस इतना सा और रीडॉक्स आपकी मुट्ठी में। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, CuO से ऑक्सीजन निकल गया है ना, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन। और दूसरी तरफ H2 ने उस ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखा, एक का रिडक्शन हुआ तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, हमेशा साथ साथ। वाह, तो हमने पांचों मुख्य प्रकार के रिएक्शंस को कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं और कुछ जरूरी सिंबल्स देख लेते हैं जो इक्वेशंस को पढ़ने में काम आएंगे। केमिकल इक्वेशंस की भी अपनी एक भाषा होती है और ये सिंबल्स उसी भाषा के अक्षर हैं। जैसे कहीं S लिखा है तो समझिए सॉलिड की बात हो रही है। L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस और AQ का मतलब है एक्वस यानी पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन। नीचे वाला तीर तो हमने देख ही लिया, प्रेसिपिटेट। और ये त्रिभुज यानी डेल्टा, इसका मतलब है कि रिएक्शन को गर्म किया गया है। तो अब जब हम इन पांचों पैटर्न्स को समझ चुके हैं, एक छोटा सा सवाल। जब एक मोमबत्ती जलती है तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मोम और ऑक्सीजन का। साथ ही ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। अब आप सोचिए, अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, पहचानने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री वाकई हर जगह है। नमस्ते। आज ना हम केमिस्ट्री को किताबों से निकालकर अपनी रोज की जिंदगी में देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे का साइंस बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अच्छा, कभी सोचा है कि नई नवेली चमचमाती हुई बाइक पर कुछ टाइम के बाद वो लाल भूरे धब्बे मतलब जंग क्यों लग जाता है? या फिर चिप्स का पैकेट जब हम खोलते हैं तो वो हमेशा इतने ताजे और कुरकुरे कैसे रहते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है, और वो है
केमिस्ट्री में। तो चलिए इस मिस्ट्री को मिलकर सॉल्व करते हैं। देखिए, इन दोनों ही बातों के पीछे ना एक ही केमिकल प्रोसेस काम कर रहा है और उसका नाम है ऑक्सीडेशन, हिंदी में कहें तो उपचयन। अब देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो मतलब ये दोनों चीजें, जंग लगना और खाने का खराब हो जाना, असल में ऑक्सीडेशन के ही दो अलग अलग चेहरे हैं। जब लोहा हवा और नमी के कांटेक्ट में आता है और रिएक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कोरोजन यानी संक्षारण। और वहीं दूसरी तरफ जब तेल या फैट वाली खाने की चीजें ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाती हैं तो उसे कहते हैं रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। है ना दोनों एक ही चीज के दो रूप। और पता है मजेदार बात क्या है, हर मेटल एक ही तरह से सरोड नहीं होता। जैसे लोहा, वो तो लाल भूरा जंग बनाता है जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। चांदी, वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है सिल्वर सल्फाइड की वजह से। और तांबे के बर्तनों पर तो अक्सर आपने वो हरी हरी परत देखी होगी, है ना, वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो चिप्स वाली मिस्ट्री अब सॉल्व हुई। पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये एक, आप कह सकते हैं, आलसी गैस है, मतलब नॉन रिएक्टिव। ये पैकेट के अंदर से सारी ऑक्सीजन को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। नतीजा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रुक जाता है और हमारे चिप्स खराब होने से बच जाते हैं। है ना सिंपल, पर कितनी कमाल की केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब जब हमने कुछ असली दुनिया के उदाहरण देख लिए हैं तो चलिए अब केमिस्ट्री की बेसिक भाषा और उसके कुछ नियमों को समझते हैं। इससे क्या होगा, हम इन रिएक्शंस को आसानी से लिख और पढ़ पाएंगे। तो देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीजें हिस्सा लेती हैं, जो शुरुआत करती हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। और इन्हें हमेशा इक्वेशन में तीर के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। और फिर रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनकर तैयार होती हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। और ये हमेशा तीर के राइट साइड पर लिखे जाते हैं। तो फंडा एकदम सिंपल है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं ऑक्सीडेशन पर, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब किसी चीज को रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन मिलती है, मतलब वो ऑक्सीजन गेन करता है, या फिर हाइड्रोजन खो देता है, मतलब लूज करता है, तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसका ठीक उल्टा होता है रिडक्शन यानी अपचयन। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन लूज करता है या फिर हाइड्रोजन गेन करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अक्सर एक साथ ही होते हैं। इसीलिए ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम बेसिक्स तो समझ गए हैं, पर असली मुश्किल कहाँ आती है? एग्जाम में, जब एक इक्वेशन सामने होती है और हमें पहचानना होता है कि ये कौन सी रिएक्शन है। पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसकी कुछ बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं। ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर कई सारे रिएक्टेंट्स जुड़कर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएं तो वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन। अगर एक रिएक्टेंट टूटकर कई प्रोडक्ट्स दे तो वो है डीकंपोजिशन यानी वियोजन। अगर एक ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमज़ोर वाले को उसकी जगह से हटा दे तो वो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। और अगर दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस की अदला बदली कर लें तो वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला याद है, उनका मिलना या बिछड़ना, वो है रीडॉक्स रिएक्शन। हो गया ना सिंपल। चलिए अब सीधा एग्जाम पर फोकस करते हैं। कुछ ऐसी कमाल की टिप्स और ट्रिक्स देखते हैं जो अच्छे मार्क्स लाने में पक्का मदद करेंगी। इक्वेशन बैलेंस करते वक्त एक गोल्डन रूल है जिसे कभी भी नहीं तोड़ना है। आप सिर्फ फॉर्मूले के आगे लगे नंबर्स यानी कोएफिशिएंट्स को ही बदल सकते हैं। फॉर्मूले के अंदर जो छोटे छोटे सबस्क्रिप्ट नंबर्स होते हैं ना, उन्हें कभी मत छेड़िएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, H2O पानी है, लेकिन अगर आपने गलती से उस 2 को बदलकर H2O2 कर दिया तो वो पानी नहीं रहा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, एक बिल्कुल ही अलग केमिकल। चलिए अब फटाफट कुछ बहुत ज़रूरी सवालों पर नज़र डालते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला, इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। दूसरा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? ताकि उसके ऊपर की नॉन रिएक्टिव ऑक्साइड की परत हट जाए। तीसरा, हम जो सांस लेते हैं वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इससे वो एनर्जी निकलती है जिसे हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। और आखिरी, लोहे की चीज़ों पर पेंट क्यों करते हैं? सिंपल, ताकि हवा और नमी से उसका कॉन्टैक्ट टूट जाए और जंग न लगे। मुझे पता है, इतनी सारी जानकारी याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
इसीलिए अब पेश हैं कुछ सुपर कूल मेमोरी हैक्स यानी मेमोनिक्स, जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में एकदम फिट कर देंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑयल रिग। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। अब सवाल है किसका लॉस या गेन? इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो वो है ऑक्सीडेशन और जब गेन हो वो है रिडक्शन। है ना एकदम सिंपल। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई भी है या नहीं? बस ECTG याद रखिए। E से एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना, C से चेंज इन कलर यानी रंग में बदलाव और T से टेम्परेचर में बदलाव। ये किसी भी रिएक्शन के पक्के संकेत हैं। और ये रहा हमारा आखिरी और सबसे जबरदस्त मेमोरी हैक रिएक्शन के टाइप्स के लिए। एग्जाम में टेंशन हो जाए तो बस ये शब्द याद कीजिएगा, CDDDO। C से कॉम्बिनेशन, D से डीकम्पोजिशन, फिर D से डिस्प्लेसमेंट, अगले D से डबल डिस्प्लेसमेंट और O से क्या लगता है? बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रीडॉक्स। अब सारे 5 टाइप्स आपकी उंगलियों पर हैं। तो अब जब आप इसके पीछे का साइंस जान गए हैं तो जरा सोचिए, अगली बार आप अपने आसपास कौन सी केमिकल रिएक्शन नोटिस करने वाले हैं? शायद खाना पकाते हुए या अपने फोन के बैटरी में या फिर कुछ और। केमिस्ट्री सच में हर जगह है, बस अब हमें उसे एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है। अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है तो क्यों ना कुछ ज़रूरी सवालों से अपनी नॉलेज टेस्ट करें। ये वो सवाल हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तैयार? पहला सवाल, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को गहरे रंग की खासकर काली बोतलों में क्यों रखा जाता है? सोचिए जरा। जवाब है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में टूट जाता है, जिसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। बोतल का गहरा रंग रोशनी को अंदर जाने से रोकता है और उसे खराब होने से बचाता है। अगला सवाल, ये तो बहुत पूछा जाता है, इस रिएक्शन में किसका उपचयन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और किसका अपचयन रिड्यूस्ड? इसका सीधा सा जवाब है कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो हो रहा है रिड्यूस्ड, और हाइड्रोजन H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। और अब एक आखिरी सवाल जो हमने अब तक सीखा है उसे परखने के लिए, जब मैग्नीशियम का रिबन हवा में जलता है तो इसमें कौन सी 2 रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ ही ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो अब समझ आया कि सफ़ेदी करने से दीवारों में चमक क्यों आती है? ये सब केमिकल रिएक्शंस का ही तो कमाल है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए मददगार रहा होगा। देखने के लिए बहुत